आपके सवालों का स्वागत है। जी 48 साल से 48 years अब पावर में नहीं हो, जो इरोजन हुआ है उसको ठीक करने के लिए आपका क्या प्लानिंग? सबसे बड़ी प्लानिंग तो यही है कि मजबूती से हर सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी प्लानिंग ये है कि अपने संगठन की मजबूती कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्लानिंग ये है कि जहां जहां हमारे कैंडिडेट है वहां पर संगठन उठ खड़ा हुआ है। आपकी बात बिल्कुल सही है, हम 48 साल से सत्ता में बाहर हैं, लेकिन एक ये भी बात सच है कि हमारे डीएनए में कहीं ना कहीं बंगाल बसता है और बंगाल में कांग्रेस का री एनर्जाइज होना, कांग्रेस का पुनर्जीवित होना, कांग्रेस का रिहेबिलिटेशन होना बहुत जरूरी है। बंगाल ने तृणमूल को भी 15 वर्ष देकर देख लिया। बंगाल कभी भी बीजेपी के साथ नहीं खड़ा हो सकता क्योंकि बंगाल बीजेपी को बाकी जगहों से बहुत बेहतर समझता है। तो जरूरी है कि कांग्रेस अपने आप को मजबूत करे, लोगों तक जाए और ज्यादा से ज्यादा जनसंपर्क करे। हमारा बंगाल से नाता इस चुनाव, इस प्रचार, इस वोट तक नहीं है। हमारा बंगाल से नाता बहुत पुराना है और आगे भी अपने संगठन को सृजित करने के लिए, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए हम निरंतर प्रयासरत रहेंगे। तो फिर जैसे कि आपने कहा कि राहुल के 3 रैलियों का परमिशन नहीं दिया गया और कहीं ना कहीं इसके पीछे राज्य सरकार यानी कि जो सरकार का भी एक भूमिका है, लेकिन इस वक्त तो पूरा बालदोर जो है रॉयल मोबाइल का वो इंफ्रास्ट्रक्चर सभी एनसीसी चालू है, तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। और इसी संदर्भ में और चीज बताना चाहता हूँ कि खुद सीएम का जो रैली है, सीएम का जो प्रचार है वालीपुर केंद्र में, जो उनका केंद्र है, वहां पर भी उसको रोका जाता है। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? मैं 2 चीजें कहना चाहती हूँ। जब मैं यहाँ आई और आने से पहले जब मैं कुछ खबरें देख रही थी, मैं हतप्रभ हूं। बंगाल को पुलिस की छावनी बना दिया गया है। बंगाल में आज हर पुलिस महकमे का, बॉर्डर सिक्योरिटी का, सब जगह के लोग इकट्ठा हो गए। यहां चुनाव होने जा रहा है, यहां जंग होने नहीं जा रही है। इलेक्शन कमीशन को, बीजेपी को ये याद रखना होगा, ये बंगाल है, ये सब देख रहा है, सब समझेगा और आपको ऐसा सबक सिखाएगा बंगाल में ये करने के लिए। जहां पर भी किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को अगर प्रचार के लिए रोका जाए, वो हमारा प्रतिद्वंदी क्यों ना हो, हम उसका अपोज करते हैं, हम उसका विरोध करते हैं, क्योंकि राजनीति में जितना मौलिक अधिकार वोट देने का है, उतना ही मौलिक अधिकार चुनाव लड़ने का है, उतना ही मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट प्रचार करने का है। मैंने इसलिए ये बात उठाई क्योंकि ये सच है कि इन सारी जगहों पर, मिटियापुर, श्रीरामपुर और शहीद मीनार, इन सब जगहों पर बीजेपी और टीएमसी दोनों के कार्यक्रम हुए, तो एक कांग्रेस के कार्यक्रम में ही बाधा डालनी है और कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल जी के कार्यक्रम में ही बाधा डालनी है। तो ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। लेकिन जिस तरह से एक तुगलकी फरमान जारी हो रहे हैं, यहां पर एक तुगलकी फरमान जारी हुआ है, कोई बाइक से नहीं चलेगा 4 दिन ये चुनाव में, फिर आगे के चुनाव में आम जनता भी बाइक से चलती है। लोग दफ्तर कैसे जाएंगे? किसी को डॉक्टर के पास जाना रहेगा, बच्चे के स्कूल जाना रहेगा, बच्चे को लेने जाना रहेगा। ये किस तरह के तुगलकी फरमान जारी किए जा रहे हैं? आप बंगाल को छावनी मत बनाइए। ये बंगाल में चुनाव हो रहा है, पहले भी होता आया है। शांतिपूर्वक चुनाव कराना आपकी जिम्मेदारी है। असलियत तो यह है कि ज्ञानेश कुमार जी से तो यह पूछना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है। आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग का हिस्सा बने। आप तो लोगों का नाम काटने पर आमादा है। दादा बैठ जाइए, दादा बोशुन। हाँ, और आप बजाय लोगों को जोड़ने के आप सबके नाम काट रहे हैं। ये कौन सा लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप चुनाव कराने की कोशिश कर रहे हैं? जी सर। Is this my phone? Is this my? जी जी बोले, माइक दे दीजिए। इस बार जो चुनाव हो रहा है मैडम, इस बार चुनाव में देखने को मिल रहा है कि एक पार्टी
करके ये पार्टी और दूसरा पार्टी को जो बोल रहा है चुनाव में, उससे शालीनता का कोई चीज नहीं है। भाषा का जो गौरव हो रहा है उसका उल्टा कुछ हो रहा है। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? इसके होना चाहिए या शिष्टाचार रखना चाहिए? मैंने पहले भी कहा कि हमारा राजनीतिक मतभेद हो सकता है, हमारा जबरदस्त विरोध हो सकता है, लेकिन भाषा की शालीनता को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। आप राजनीतिक मतभेद करिए, आप राजनीतिक विरोध करिए, लेकिन बंगाल आकर मैं देख रही थी बीजेपी की सांसद है, नई नई सांसद बनी है, पहली बार शायद कहीं प्रचार में भेजी गई हैं, जो फिल्म एक्ट्रेस कंगना जी हैं, बहुत उम्दा कलाकार है। वो बंगाल आकर बंगाल की मुख्यमंत्री के साथ तू तड़ाक करके बोल रही हैं। ये कौन सी भाषा है? लेकिन ये लोग किससे सीख कर आते हैं? ये लोग उसी व्यक्ति से सीख कर आते हैं ना जिसने पिछले बार यहां पर आकर दीदी ओ दीदी, जिनका गृह मंत्री इस बार आकर है दीदी गुंडागर्दी कर रहा है, ये उन्हीं से सीख कर आते हैं ना जिन्होंने हमारी नेता और एक ऐसी महिला जिसने इस देश पर अपना सुहाग कुर्बान कर दिया, एक ऐसी महिला जिसने हिंदुस्तान में वैधव्य झेलते हुए ज्यादा साल बिताए, एक सुहागन वो कम दिन रही। आप सोनिया जी को कांग्रेस की विधवा कहते हैं? आपका दाम्पत्य के सूत्र में कोई यकीन नहीं होगा और मैं आपकी पर्सनल लाइफ पर कमेंट नहीं करना चाहती हूं, लेकिन आप एक ब्याहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं। आप एक साथी सांसद, क्योंकि वो ऑपोजिशन से हैं और आपसे सवाल पूछती है, उनको सदन में सूपनखा कहते हैं। आपकी हिम्मत होती है कहने की लड़कियों की फोटो अचार के डब्बे पे लगा दो, अचार बिकने लगेगा। 1.5 घंटे की फ्लाइट नहीं होगी यहां से मणिपुर, वहां पर जो बेटियों के साथ हुआ नरेंद्र मोदी चुप रहे। मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि सरकार ने वो कर्म किए हैं जो अगर महिलाएं सुने तो उनको उनका मुंह देखना पसंद ना करें। आपके मंत्री, आपके सांसद, आपके विधायक आरोपी नहीं दोषी पाए गए महिलाओं के बलात्कार के, और आप आखिरी दम तक उनको बचाते रहे, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे ब्रजभूषण शरण हो, कोई भी हो, या प्रज्वल रेवन्ना हो। आप उन लोगों के साथ खड़े होते हैं जो महिलाओं के खिलाफ अपराध करता है। आपकी महिला विरोधी सोच एक तरफ, लेकिन राजनीति में मर्यादा और शिष्टाचार एक तरफ है। राहुल गांधी जी से ज्यादा मुझे नहीं लगता नरेंद्र मोदी का या भारतीय जनता पार्टी का या आरएसएस का कोई तगड़ा विरोध करता होगा, लेकिन क्या आपने राहुल जी को कभी भी भाषा की मर्यादा लांघते हुए देखा है? आपने कभी भी उनको ये अपशब्द कहते हुए, ये गली के लड़के जैसे बात करते वैसे सुनते हुए देखा है? मैं तो कहना चाहती हूं मोदी जी से, अपनी सांसदों को समझाइए। नई नई सांसद बनी है, नई नई राजनीति में आई है, अभी जोश खरोश आगे है, लेकिन तू तड़ाक मत करिए यहां पर आकर। हम भी तो आए चुनाव लड़ने, हम कर रहे हैं किसी से तू तड़ाक। मुझे लगता है भाषा की मर्यादा और शालीनता एक तरफ है और राजनीति दूसरी तरफ। कोई और सवाल? डन? चलो लास्ट ले लीजिए। रिगार्डिंग महिला की प्राइम मिनिस्टर के भाषण में कांग्रेस के अगेंस्ट भ्रूण हत्या किया गया, पाप किया गया, ये सब जो शब्द को बोले थे प्राइम मिनिस्टर, ये शायद वैसे बोल रहे थे। सारे भाषण में कांग्रेस के अगेंस्ट और सहयोगी दल के अगेंस्ट में भाषण, इसका आप करा। इसका मैं 2 जवाब देना चाहती हूँ, क्योंकि बंगाल में हूं तो ये कहना जरूरी है। बंगाल में चुनाव चल रहा है, तमिलनाडु में चुनाव चल रहा है, आचार संहिता लागू है। इस देश का प्रधानमंत्री आते हैं और सरकारी चैनल दूरदर्शन पर 29 मिनट का भाषण देते हैं। वो खैर दूरदर्शन रहा नहीं, अब तो वो मोदी दर्शन है, आपके और हमारे पैसे से चलता है, टैक्स पेयर मनी से चलता है। मोदी जी का चरण वंदन करता है और विपक्ष को पानी पी पी कर कोसता है। जनता के कोई मुद्दे उठाने से उनका कोई मतलब नहीं है, ये असलियत है मोदी दर्शन चैनल की। खैर 29 मिनट के भाषण में 58 बार 58 टाइम्स वो कांग्रेस पार्टी का नाम लेते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि इस देश के सामने उनका पर्दाफाश हो चुका है। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि इस देश की महिलाएं समझ चुकी हैं कि महिला आरक्षण में सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ा रोड़ा वो खुद बने हुए हैं।
वो महिलाओं को आरक्षण देना ही नहीं चाहते हैं। अगर देना चाहते तो 543 में 181 सीट रिजर्व करने में उनको क्या दिक्कत है? छोटी सी बच्ची ये सवाल पूछ रही है। आपके पास इतने बड़े प्लेट में 543 चीजें रखी हैं, बच्चा आएगा फिर ये नहीं, जब और आ जाएगा तब दूंगा। सबको पता आप नहीं देना चाहते, तो ये उनका डर है और ये डर अच्छा है, क्योंकि आप महिला आरक्षण के पीछे छिपकर एक अलोकतांत्रिक परिसीमन करना चाहते थे, जो हम आपको किसी कीमत पर करने नहीं देंगे। महिला आरक्षण पर हम सब प्रतिबद्ध हैं। हमने शुरू किया था पंचायती राज से, उसके चलते आज 15 लाख निर्वाचित महिलाएं हैं। ये राजीव जी की देन है। और असलियत ये भी है कि 1989 में जब राजीव जी ने बिल पेश किया था तो उसके खिलाफ वोट करने का काम अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, राम जेठमलानी और जसवंत सिंह जी ने किया था। ये असलियत है लोगों की। लास्ट क्वेश्चन। जी हाँ, पहला ज्ञानेश कुमार जी ने कहा है कि इस बार बंगाल चुनाव बिल्कुल फेयर तरीके से, हिंसा मुक्त और शांत तरीके से होगा। तो क्या इससे पहले जितने भी चुनाव हुए वो फेयर नहीं थे? पहला सवाल। दूसरा, क्या कांग्रेस के लिए ये चुनाव एक चुनौती की तरह है? किस तरीके से देखती है चीजें? टीएमसी और बीजेपी के इर्द गिर्द घूम रही है चीजें, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा भी गया है कि केंद्र में, लोकसभा में कांग्रेस ने बहुत अच्छा जनमत हासिल भी किया और अभी जो बिल था उसको लेकर बहुत अच्छा वो परफॉर्मेंस दिखा। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आपका पहला सवाल जो है उसका जवाब मैं नहीं दे सकती हूँ। उसका जवाब एक वैसा व्यक्ति दे सकता है जिसके सामने वोट चोरी का सबूत रखा गया, चाहे वो कर्नाटक का मधेपुरा हो या आनंद हो या हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो। सबूतों के साथ, वोटर लिस्ट के साथ, नाम और नंबर के साथ परोस कर एक प्लेट में राहुल गांधी जी ने सबूत रखा इस देश के सामने। अगर कोई और चुनाव आयुक्त होता तो वो कहता मेरी जिम्मेदारी है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, 1 पर्सन 1 वोट इस देश का लोकतंत्र का पहली नींव है, और अगर कुछ खामियां हुई हैं तो मैं उसको दिखवाऊंगा, उस पर करेक्शन कराऊंगा। ज्ञानेश कुमार जी को लगता है कि वो फिल्मों में एक्टिंग करने वाले एक एक्टर हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, पेन उठाते हैं, पेन तोड़ते हैं। आप एक्टर हैं कि आप चुनाव आयुक्त हैं? आप ये सब ड्रामा करने के लिए चुनाव आयुक्त बने हैं या मोदी जी का चरण वंदन करने के लिए चुनाव आयुक्त बने हैं? आप एयरपोर्ट पर निकलकर हाथ किसको हिला रहे हैं? आप चुनाव आयुक्त हैं, आपकी जिम्मेदारी है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की। आपकी जिम्मेदारी है ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। आपकी जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति को उसके वोट का अधिकार मिले। आप लोगों को उनके वोट से वंचित कर रहे हैं और काट छांट की तैयारी कर रहे हैं, जो डिलिमिटेशन से मोदी जी करना चाहते थे। ये असलियत है। इसका जवाब मुझे लगता है ज्ञानेश कुमार जी दे, लेकिन असलियत सारा देश जान रहा है। दूसरा आपका सवाल जो है, राजनीति 2 दलों के इर्द गिर्द घूम रही है, उसका फायदा क्या हो रहा है? बंगाल का एजुकेशन, बंगाल का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा चुका है। बंगाल में बेरोजगारी है, बंगाल में महिलाएं सुरक्षित हैं, बंगाल की इकोनॉमी सुचारू रूप से चल नहीं रही है, 8 लाख करोड़ का कर्जा है बंगाल पे। तो ये इर्द गिर्द घूमने से फायदा किसका हो रहा है? कितनी इंडस्ट्री आई है बंगाल में पिछले 15 साल में, और कितनी इंडस्ट्री आई थी कांग्रेस के शासनकाल में? कितने रोजगार बने 15 साल में? बनाम कितने रोजगार बने थे हमारे टाइम पर? आप उसका मसौदा निकालकर, ब्यौरा निकालकर देख लीजिए। तो मुझे लगता है इर्द गिर्द राजनीति घूमना एक तरफ है, बंगाल का फायदा किसमें है और क्या बंगाल बेटर डिजर्व करता है, सारा मूल मुद्दा वो है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। ओके मैडम, जो है ना, इस चुनाव में देखा गया कि दोनों पार्टी बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे का जो कंपटीशन है, और आपने जो ये बात पूछी, एक मिनट, आपने जो बात पूछी, पहले वाले चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए तो बंगाल के जितने भी बीजेपी के विधायक हैं सारे के सारे पहले ही इस्तीफा दे देते, तब हम मांगते कि सारे चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। जी बताइए। हाँ मैडम, ये इलेक्शन में देखा गया कि दोनों जो पार्टी है, कोई 13,000 का ऊपर जो जोर दे रहे, कोई 3,000 का ऊपर जोर दे रहे, जो दे रहे, जो पैसा का ऊपर दे रहे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में जब आप अभी बेरोजगारी इतना ज्यादा हो गया, तब कांग्रेस की क्या स्टैंड है, कांग्रेस की क्या सुझाव है, क्या चिंतन है कि किस बारे में क्या करने से बेरोजगारी कम होगा या पैसा देना पड़ेगा, इसमें हल होगा? मैं आपको दोनों ही साइड की स्टोरी बता देती हूँ। बीजेपी ने आकर बोला हम 3,000 रुपए महिलाओं को देंगे,
हर ग्रेजुएट को, युवा को 3,000 रुपए देंगे। आपकी 21 राज्यों में सरकार है, कितने राज्यों में आप 3,000 रुपया ग्रेजुएट्स को दे रहे हैं और कितने राज्यों में आप 3,000 रुपए महिलाओं को दे रहे हैं? कितने राज्यों में आपने प्रॉमिस किया था आप पैसा देंगे? महाराष्ट्र में आपने कहा लाडली बहना, 20 लाख महिलाओं के नाम काट दिए। बिहार में आपने एक बार किस्त दिया, पैसा ही नहीं आ रहा है, 9 लाख महिलाओं के नाम भी काट दिए। दिल्ली में कहा था आते ही हम लागू करेंगे, आज तक महिला को 1 साल ऊपर हो गया, एक पैसा नहीं मिला। मध्य प्रदेश में आपने कहा था 1500 को 3,000 करेंगे, आपने नहीं किया, 2.5-3 साल निकल गए। तो बीजेपी के जुमले और बीजेपी के वादों में बड़ा अंतर होता है। बीजेपी कहती कुछ है, करती कुछ है। आप युवाओं के भविष्य के लिए इतने चिंतित हैं तो आप बताइए ना, आपने कितने युवाओं को रोजगार दिया पूरे देश में? युवा रोजगार मांगता है तो उसके ऊपर कड़कड़ाती ठंड में पानी बरसाने का और लाठियां से मारने का काम बीजेपी की सरकार करती है। उसको देशद्रोही कहा जाता है, उसको अर्बन नक्सल कहा जाता है, क्योंकि वो अपना हक मांग रहा है। तो बीजेपी की कथनी और करनी में यह अंतर है। बंगाल में 84 लाख युवाओं ने रजिस्टर किया 1,500 रुपए के लिए। क्या होता है 1,500 रुपए आज? लेकिन 84 लाख युवाओं का रजिस्टर करना यह बताता है आपको कि यहां पर बेरोजगारी और यहां पर लोगों के लिए समस्या कितनी भीषण है, यहां पर युवाओं का भविष्य कितना अंधकारमय है, यह आपको अपने आप पता चल रहा है। कांग्रेस की सोच है कि युवाओं को सशक्त बनाइए, युवाओं को ऐसा बनाइए कि उनको रोजगार मिल सके, और उसके लिए उनकी एजुकेशन, उसके लिए आधुनिक शिक्षा, उसके लिए एआई की शिक्षा, ये सारी चीजें जरूरी हैं। एक स्टार्टअप का नया प्रारूप बने, एक इंडस्ट्रियल नया मसौदा बने, ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है? सवाल तो इस बात का है। चलिए, थैंक यू। बहुत धन्यवाद।